ज़ीशान बख्श हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर, वो हमें ज्वाइन। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिक बहुत सारे लोग यहाँ इस्लामाबाद में जो गॉसिप चलती है वो ये है कि पीटीआई से तो वर्कर मोबलाइज हो जाता है, वो क़यादत के बगैर ही मोबलाइज होने पे तैयार बैठा होता है, लेकिन पंजाब से वर्कर्स मोबलाइजेशन जो है वो एक चैलेंज है और अभी तक उसमें मुश्किलात हैं पीटीआई को। आपका क्या तज्जिया? जी बिल्कुल नदीम साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस किस्म के वाकयात 8 फरवरी से पहले और उसके बाद हुए हैं, पंजाब का वर्कर मुतअद्दिद मरतबा निकला है, बगैर लीडरशिप के निकला है, चूंकि तंजीम साजी का फुकदान है और खास क़यादत है वो मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम है। ये वो सबसे बड़ी बुनियादी वजह है कि कोई एक प्लेटफॉर्म और एक परचम नहीं है, कोई एक लीडर नहीं है पंजाब में जो पूरी की पूरी तंजीम और तमाम कारकुनान को किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर सके। जो लोग मौजूद हैं या तो उन पर मुकदमात हैं या वो अंडरग्राउंड हैं, जिन पर मुकदमात हैं और वो अरकाने असम्बली हैं, वो इस वक्त मौजूद भी हैं, तो उनकी भी मुख्तलिफ मुकदमात में बेल्स या लगी होती हैं या वो ऑन बेल होते हैं, तो वो भी डर डर कर प्ले कर रहे हैं। खुलकर कोई सामने क़यादत मौजूद नहीं है। अभी जो आखिरी सवाबी जलसा भी था उसमें भी लोग गए जरूर हैं अपनी तौर पर, इंफरादी तौर पर। अब तंजीमात एक तरफ है, अरकाने कौमी और सूबाई एक असम्बली एक तरफ है, तो कोई जो सेंट्रल लीडरशिप होती है उसकी कमी की वजह से उस तरह से ना कारकुन मोबिलाइज होता है, ना लोग उस तरह से बाहर निकलते हैं। और यही सबसे बड़ी मुश्किल पंजाब में तहरीक इंसाफ को इस वक्त दरपेश है कि पंजाब में क़यादत के ना होने की वजह से तहरीक इंसाफ का वर्कर उस तरह से किसी भी मुकाम पर, किसी भी एहतजाज में, खासतौर पर लाहौर में जो हुए हैं मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज जो माजी में भी अनाउंस किए गए, तो वो टोकन प्रोटेस्ट जरूर हुए हैं। लोग आए हैं, बस एक तरफ से आए हैं, निकले हैं और दूसरी तरफ से चले गए हैं। जिस तरह से लाहौर में तहरीक इंसाफ का दावा है कि उनको जिस बड़ी तादाद में सीट्स मिली या जिस बड़ी तादाद में लोगों ने वोट दिया, वो वोट उस तरह से इनकी उस एहतजाज की कॉल पर नहीं निकलता, जिसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह जो हम असेस करते हैं वो यहाँ पर क़यादत का ना होना है। और अरकाने कौमी और सूबाई, ज़ीशान बख्श बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हुए। आगे जी ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मोहसिन रांझा साहब, जो इमरान खान की 24 तारीख है, अगर तो ये प्रेशर बढ़ाते हैं, बिल्डअप करते हैं, वर्कर सड़कों पे बड़ी तादाद में आता है, फिर तो आपके लिए दर्द सर बड़ा बनेगा ये और आपको संभालना भी मुश्किल होगा। लेकिन अगर फिजल आउट हो जाता है तो पीटीआई के लिए कॉस्ट इज़ फार टू बिग। देखिए, एक तो हकीकत यह है कि जो इनके वर्कर्स हैं या जो इनकी लीडरशिप है, आई थिंक वो इस कॉल को अब उस तरह से नहीं लेती, बिकॉज ऑब्वियसली हमने भी जलसे जुलूस किए हैं, एहतजाज किए हैं, तो आपको थोड़ा टाइम स्पैन देना पड़ता है अपने वर्कर को, अपने लीडर को रिवाइव करने के लिए, फाइनेंशियली तौर पे भी, पब्लिकली भी, रीऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, ये सब कुछ। और ये जो कॉन्टीन्यूस एफर्ट चल रही है ना, इससे ये ड्रेन आउट हो जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये इन अ वे मज़ीद ड्रेन आउट होंगे, बट जो रियलिटी है वो और है। रियलिटी आई थिंक इज़ अ वे फॉरवर्ड डायलॉग है। डायलॉग से ही इनका हल चलेगा। जो स्ट्रीट के ऊपर ये प्रेशर बिल्डअप करना चाह रहे हैं ना, वो तो इन्होंने मैक्सिमम बिल्डअप करके देख लिया, मैक्सिमम बिल्डअप करके देख लिया। अब आपके ख्याल में उतना नहीं होगा, मैक्सिमम हो चुका है? मेरा ख्याल से अब नहीं होगा। अब वो जो चीज़ ये समझ रहे हैं, ये सोच रहे हैं, हम तो देखते भी हैं, समझ भी आ रही होती है। मुझे नहीं लगता कि अब वो प्रेशर नज़र आएगा। आप मुर्तज़ा इसके ऊपर क्या कहते हैं? क्योंकि मैंने कराची में भी इलेक्शन के दिनों में देखा था, पीटीआई का साइलेंट वर्कर स्ट्रांगली एग्जिस्ट करता था। इलेक्शन के रिज़ल्ट में मुझे उसकी रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आई, लेकिन कराची के हलकों में पीटीआई का वर्कर्स बड़ा स्ट्रांगली मौजूद था, मैं तकरीबन सारे कराची के हलकों में घूम के आया था। पंजाब में भी ऐसी सूरत हाल थी जिसकी हमें रिफ्लेक्शन उनके ज़्यादा वोटों की तादाद में नज़र भी आई। क्या इस एहतजाज की काल में पाकिस्तान भर से वर्कर्स उनके बाहर निकलेंगे? क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान के लिए, कोई इस्लामाबाद स्पेसिफिक नहीं है। देखिए नदीम साहब, कभी भी किसी अपोजिशन सियासी जमात के लिए एहतजाज करना हुकूमत के मुकाबले में ज़्यादा आसान होता है, बिकॉज़ उनको ब्लेम गेम, लोगों की परेशानियां जो हैं उसके ऊपर अपनी एजिटेशनल पॉलिटिक्स करनी होती है। और मौजूदा जो मुआशी चैलेंजेस हैं वो नेचुरली लोग एक मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि गो की कुछ बेहतरी तो आई है, लेकिन अभी भी चैलेंजेस बहुत सारे हुकूमत के लिए हैं जिसको ओवरकम करना है। तो वो जो आपने कराची के हलकों में जो आपने देखा कि ऐसा साइलेंट सपोर्टर था, ये वो मिडिल क्लास का वोटर था या लोअर मिडिल क्लास का वोटर था जो कि उस फाइनेंशियल क्राइसिस से या इकोनॉमिक क्राइसिस से
गुजर रहा था। लेकिन बुनियादी तौर पर पीटीआई का प्रॉब्लम ये रहा है कि एजिटेशनल पॉलिटिक्स करना तो इनके लिए बड़ी आसान रही है, बिकॉज बात करने में तो कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन एक्चुअली उस एजिटेशनल पॉलिटिक्स को कंस्ट्रक्टिव काम की तरफ कैसे आप मोबिलाइज कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि दे हैव नॉट बीन एबल टू अचीव दैट प्रॉपरली। दूसरी चीज़ ये जो इनका अपना जेन्युइन वर्कर है वो बड़ा डिसग्रंटल्ड या डिसल्यूजन नज़र आता है, बिकॉज वो तो निकलता है सड़कों पर बाहर, वो इस्लामाबाद तक पहुंचने की कोशिश भी करता है, लेकिन जब वो देखता है कि हमारे लीडरान तो मौजूद ही नहीं है, कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब बने हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद पर, लेकिन वो आपको कहीं प्रोटेस्ट लीड करते हुए नज़र नहीं आते। वो अपने चीफ मिनिस्टर को देखते हैं कि वो सबको इंसाइट भी करते हैं और सब कुछ कहते हैं, लेकिन आखिर में वो कब इस्लामाबाद पहुंचते हैं, इस्लामाबाद में पहुंच के कब केपी हाउस पहुंचते हैं और कब वहां से निकल के चले जाते हैं, ये लोगों को पता नहीं चलता। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो जेन्युइन वर्कर भी है, जो इनका तंजीम का हिस्सा है, वो डिसग्रंटल्ड नज़र आता है। उसके अंदर कहीं ना कहीं एक मायूसी है कि जो लोग मौजूद हैं, उनकी जो मकामी क़यादत है, जो इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में चीज़ों को लीड कर रही है, वो उस तरीके से उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा और उसको मायूसी नज़र आती है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये एक और 24 नवंबर के लिए इम्पैक्ट होगा। और तीसरी चीज़ जो मोहसिन साहब ने कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप वर्कर से बार बार जब सेम चीज़ करवाएंगे, अगर महीने में 2 बार आप वही प्रोटेस्ट उससे बार बार करा रहे हैं, तो एट टाइम्स जो ना वो सैचुरेशन पॉइंट उसके लिए आ जाता है। तो मैं समझता हूँ इतना कोई आसान मरहला ये नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। मैं बहैसियत सियासी कारकुन ये समझता हूँ कि जो हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए अब हम चीज़ों को आगे की तरफ लेकर बढ़ रहे हैं, इस तरह की जो अफरा तफरी की कैफियत है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, ये हमारी मईशत के लिए अच्छी नहीं है। और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को जो बात बिलावल साहब ने इलेक्शंस के बाद कही थी कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को साथ बैठकर गुफ्तगू शनीद करनी चाहिए, एंगेज करना चाहिए और सियासी मामलात का सियासी हल तलाश करना चाहिए, ताकि हम कोई ना कोई चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। मैं समझता हूँ इस तरीके से मामलात हल नहीं होंगे। अच्छा मुर्तज़ा, हमने तो सुना है कि बिलावल ख़ुद खफा हैं क्योंकि 26वीं तरमीम के अंदर उन्होंने एक बड़ा एक्टिव रोल ख़ुद भी अदा किया, बल्कि आप उनके राइट हैंड मैन थे JUI को इंगेज करने के लिए और 26वीं आइनी तरमीम के ड्राफ्ट के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय के लिए। तो बिलावल इज़ अनहैप्पी कि उसको उसके बाद कोई बिगर रोल की तवक्को थी, वो नहीं मिला। पहली चीज़ तो ये है कि नदीम साहब पता नहीं कौन ये मफरूज़े लीक करता है कि कोई बड़ा रोल दिया जा रहा है या बड़े रोल की कोई कमिटमेंट की गई है। ये बात उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की जानिब से तरदीद की गई, मैं एक बार फिर कर देता हूँ। बिलावल साहब जो हैं वो अपने मैनिफेस्टो का एक टारगेट अचीव करने के लिए उन्होंने पहल की, पार्लियामान की बालादस्ती के लिए उन्होंने एक पहल की और कामयाबी के साथ वो बहुत हद तक विद द एक्सेप्शन ऑफ PTI पॉलिटिकल कंसेंसस अचीव करने में कामयाब हुए। और जिस तरीके से बिलावल साहब ने मौलाना साहब को एंगेज किया और मौलाना साहब ने PTI को एंगेज किया, उसका नतीजा ये हुआ कि PTI भी उस तरीके से एजिटेट नहीं कर पाई, उस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं कर पाई। इनफैक्ट वो तो 26वीं यानी तरमीम के ऊपर उस तरीके से वोट डालने के लिए भी नहीं है, और उसके बाद जो इवेंचुअली उसके मोहरकात थे, जो उसके बाद फ़ैसले किए गए, उसका वो हिस्सा भी बने। तो मैं समझता हूँ कि जो बिलावल साहब की उस ज़माने में सोच थी, वो इवेंचुअली उन्होंने कामयाबी के साथ उसको लेकर चले और उस फ्रंट पे वो कामयाब हुए। बिलावल साहब की मायूसी या खफगी जो है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बिलावल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जब ये 26वीं यानी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, जिसके अंदर 4 पार्लिमानी अरकान आएंगे, 2 ट्रेजरी से आएंगे और 2 अपोजिशन से आएंगे। तो हमें पता था कि 2 अपोजिशन से जो आएंगे वो PTI के होंगे, शायद PTI वाले JUI को उसमें शामिल कर लें। सिमिलरली पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा था, बिलावल साहब का ये मुतालबा था कि ट्रेजरी की नुमाइंदगी जो है वो पीपल्स पार्टी के अरकान करेंगे, और बिलावल साहब ख़ुद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे। और बिलावल साहब की सोच इसलिए थी ये कि वफाकी हुकूमत जो कि नून लीग की है, उसको ऑलरेडी नुमाइंदगी मिल रही थी वज़ीर क़ानून के ज़रिए और अटर्नी जनरल के ज़रिए।
तो बिलावल साहब ने कहा कि जी 2 बंदे जो हैं वो PMLN के नॉमिनी हो जाएंगे, 2 जो नॉमिनीज़ हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली 26वीं आईनी तरमीम के बाद उसके ऊपर उस तरीके से अमल दरामद नहीं हुआ, जिसके ऊपर बिलावल साहब ने फिर फैसला ये किया कि अगर एक नशिस्त हमें मिल रही है तो मैं फ़ारूक नाइक साहब को नॉमिनेट करता हूँ। मैं ख़ुद एहतजाजन जो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहूँगा, लेकिन ये नहीं है कि बिलावल साहब नाराज़ होकर रूट के कहीं बैठ गए हैं या बिलावल साहब कोई एहतजाज कर रहे हैं। बिलावल साहब अपनी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो आवाम के इशूज़ हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। जहाँ हुकूमत अच्छा काम करती है हुकूमत की तारीफ भी करते हैं, जहाँ हुकूमत से कोई गलती होती है तो उसको जस्टिफाई भी करते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल का प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल होते हैं और वाइस चेयरमैन जो हैं वो फारूक नाइक साहब हैं। फारूक नाइक साहब हैं, तो अटॉर्नी जनरल भी अंदर, फारूक नाइक भी अंदर और इनका नॉमिनी भी अंदर, जो हैंड पिक्ड होता है लॉ मिनिस्टर का। 3 लोग उस कमीशन के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपकी कंपोजिशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। किसका? पाकिस्तान बार काउंसिल से ही आप कह लीजिए ना जी कि अटॉर्नी जनरल भी अंदर बैठे हुए हैं, वाइस चेयरमैन फारूक नाइक भी अंदर बैठे हुए हैं, और इनका नॉमिनी भी एक पाकिस्तान बार काउंसिल मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं नदीम साहब, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, आप शायद समझे नहीं। अटॉर्नी जनरल जो है वो बैठता है इन हिज कैपेसिटी एज दी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान बार काउंसिल एक अपना बंदा नॉमिनेट करती है जो कि अख्तर हुसैन साहब हैं। फारूक नाइक साहब पाकिस्तान बार काउंसिल के नॉमिनी के तौर पर वहाँ नहीं बैठे हुए हैं। फारूक नाइक साहब एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अ मेंबर ऑफ सेनेट। लेकिन आपकी इस कंपोजिशन के अंदर तो काफ़ी ट्रबल है।